दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था द खिलजी से लेकर द जैनीत अंदर तुगलक तक। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे और आखिरी पार्ट की ओर। इंटरनल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। सल्तनत के विस्तार ने शासकों को आंतरिक सुधारों और प्रयोगों के लिए प्रेरित किया, हालांकि सभी सफल नहीं हुए। मार्केट कंट्रोल एंड एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल उपयोगों को समकालीनों ने दुनिया के महान आश्चर्यों में से एक माना। मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमणों की जांच के लिए एक बड़ी सेना को कम वेतन पर बनाए रखने के लिए कीमतों को कम करना था। व्यवस्था। दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए गए, अनाज, कीमती कपड़े और घोड़े, गुलाम, मवेशी के लिए। प्रत्येक बाजार पर एक उच्च अधिकारी यानी सेना का नियंत्रण था। कृषि क्षेत्र पर नियंत्रण। दोआब क्षेत्र में भूमि राजस्व सीधे राज्य द्वारा एकत्र किया जाता था। भूमि राजस्व बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया गया। किसानों को नकद भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया ताकि वो बाजार में कम कीमत पर अनाज बेचें। कालाबाजारी रोकने के लिए बंजारस यानी माल ढोने वाले व्यापारी को पंजीकृत किया गया। राज्य ने गोदाम स्थापित किए और अकाल के समय आपूर्ति के लिए अनाज का स्टॉक किया गया। सेना का वेतन। सैनिकों को नगद वेतन दिया गया। एक घुड़सवार को 238 टका प्रति वर्ष का भुगतान किया जाता था। अग्रेरियन रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन ने जोर दिया कि दोआब में भूमि राजस्व का आकलन भूमि माप के आधार पर किया जाएगा। उसने खुद्स एंड मुकद्दम्स गांव के जमींदारों के विशेष अधिकारों को भी कम करने की कोशिश की। मोहम्मद तुगलक एक्सपेरिमेंट्स। मोहम्मद बिन तुगलक अपने कई साहसी प्रयोगों के लिए जाना जाता था, हालांकि उनमें से कई विफल रहे। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1327। उद्देश्य। उसने दक्कन पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाने की कोशिश की। स्थानांतरण। अधिकारियों, उनके अनुयायियों यानी हितधारकों और प्रमुख लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया गया। यह प्रयास कठोर था और कई लोग यात्रा की कठिनाइयों के कारण मारे गए। विफलता। कुछ वर्षों बाद तुगलक ने दौलताबाद को छोड़ दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह दिल्ली से दक्षिण को नियंत्रित नहीं कर सकता था और दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं कर सकता था। दीर्घकालीन लाभ। इस प्रयास ने उत्तर और दक्षिण भारत को करीब लाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मदद की। टोकन करेंसी। उद्देश्य। 14वीं शताब्दी में चांदी की कमी के कारण उसने कांस्य के सिक्के यानी ब्रॉन्ज कॉइन जारी किए, जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर था। विफलता। सरकार जाली सिक्कों को बनाने से रोकने में असमर्थ रही। नतीजतन बाजारों में नए सिक्कों का मूल्य कम हो गया। वापसी। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ी, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अग्रेरियन रिफॉर्म्स। दोआब रेबेलियन। ओवर असेसमेंट के कारण गंगा जमुना दोआब में एक गंभीर किसान विद्रोह हुआ। कृषि सुधार विभाग। उसने कृषि में सुधार के लिए दीवानी अमीरी कोही नामक एक अलग विभाग स्थापित किया। यह विभाग किसानों को ऋण देकर और उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करके खेती का विस्तार करना चाहता था। विफलता। यह योजना अयोग्य और बेईमान अधिकारियों के कारण विफल रही, जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। फिरोज एंड हिज सक्सेसर्स। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के उत्तरार्ध में साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार विद्रोह हुए। विघटन। दक्षिण भारत हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। दक्कन में कुछ विदेशी अमीरों ने बहमनी एम्पायर की स्थापना की। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उनका चचेरा भाई फिरोज तुगलक शासक बना। उसने विघटन को रोकने के लिए अपीजमेंट की नीति अपनाई। नीतिगत बदलाव। क्षेत्रीय सीमाएं। उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर अपने अधिकारों को फिर से स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे बंगाल भी सल्तनत से
परमानेंटली अलग हो गया। अभिजात वर्ग को रियासत। उसने यह नियम बनाया कि अमीर नोबेल की मृत्यु पर उसके बेटे को एकता सहित उसका पद मिलना चाहिए। इससे नोबेल्स प्रसन्न हुए, लेकिन लंबी अवधि में यह प्रशासन के लिए हानिकारक साबित हुआ। सेना में वंशानुक्रम यानी हेरिडेटरी का सिद्धांत लागू किया गया। सैनिकों को नकद के बजाय रेवेन्यू बेयरिंग असाइनमेंट यानी जागीरों पर असाइनमेंट द्वारा भुगतान किया गया, जिससे सेना अकुशल हो गई। धार्मिक नीति। फिरोज ने खुद को एक सच्चा मुस्लिम राजा घोषित किया और धार्मिक नेताओं को प्रसन्न करने के लिए कई रियासतें दी। उसने शरीयत के विपरीत माने जाने वाले रिवाजों पर प्रतिबंध लगाया। जिजिया एक अलग कर बन गया और उसने ब्राह्मणों पर भी इसे लगाने से इनकार कर दिया। उसने कुछ मुस्लिम संप्रदायों पर अत्याचार किया और एक ब्राह्मण को उपदेश देने के आरोप में सार्वजनिक रूप से जला दिया। सार्वजनिक कार्य। उसने कैनल्स की मरम्मत कराई और हिसार फिरोज यानी हिसार और फिरोजाबाद जैसे नए शहर बनवाए। तैमूर्स इन्वेजन 1398। फिरोज की मृत्यु 1388 के बाद सल्तनत में गुटबाजी और असंतोष बढ़ गया। नोबेल्स और फिरोजी गुलामों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए तुर्की विजेता तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। परिणाम, तैमूर ने दिल्ली को बेरहमी से लूटा, जिससे भारी मात्रा में धन का निकास हुआ। वह अपने साथ बड़ी संख्या में भारतीय कारीगरों को भी समरकंद ले गया। विघटन। तैमूर के आक्रमण ने मजबूत दिल्ली सल्तनत के शासन के चरण को समाप्त कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली के सुल्तान का शासन सिमटकर दिल्ली से पालम तक रह गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप और भी मज़ेदार इतिहास की कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।